है एवरीवन, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 11। मंगल, हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, अपनी बातों से हमें और परेशान मत करो, इसलिए जाओ यहाँ से। सिया ने काफ़ी गुस्से में कहा था, लेकिन मंगल के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और इसके साथ ही अपनी हथेलियों को अपने गालों पर रगड़ते हुए उसने आगे कहा, ऐसे कैसे चले जाएं सिया जी? अभी उस दिन का हमारा हिसाब भी तो बाकी है। पहले उसे तो चुकता कर ले, फिर आप भी चले जाइएगा और हम भी अपने रास्ते निकल लेंगे। जहाँ इस बार मंगल का इतना कहना था कि सिया की भौहें सिकुड़ चुकी थीं, चेहरे पर एक नासमझी के भाव थे। मंगल, हम ये आखिरी बार कह रहे हैं, हमें तंग मत करो। हम पहले से ही काफ़ी परेशान हैं और अब तुम अपनी पहेलियों से हमारा दिमाग मत खराब करो। इस बार सिया गुस्से में ही झुंझला उठी थी, तो वही मंगल भी उसकी बातों का जवाब देते हुए उसकी तरफ ही बढ़ गया था। हम कहाँ आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, हम तो बस अपने खराब हुए नीयत को ठीक करना चाहते हैं। वो क्या है न सिया जी, हमारे अम्मा बाबूजी ने भले ही हमारा लगन आपकी सहेली से फिक्स कर दिया है, लेकिन मन ही मन हम आपको पसंद करते हैं। हमारा दिल तो आपको बचपन में ही देखकर फिदा हो गया था। तभी से आपको लेकर हमारे इस दिल में कुछ अरमान भी जाग चुके हैं। सोच रहा हूँ कि आज मौका भी है, तो क्यों ना अपने उस अरमान को पूरा। और अपनी बातों को कहते हुए वह सिया के करीब ही जाकर बैठ भी गया था, लेकिन अभी वो अपनी बातों को पूरा कर पाता उससे पहले ही एक बार फिर से सिया अपनी जूती को उतारते हुए उसके गालों पर जड़ चुकी थी, जो इतना तेज था कि मंगल के कान तक जैसे सुन्न पड़ चुके थे। तो वही सीढ़ियों के ऊपर खड़े उसके दोनों दोस्त भी अपनी जगह पर सन्न रह गए थे, लेकिन सिया का चेहरा गुस्से में लाल पड़ चुका था। किसी ने ठीक ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और तुम जैसे नीच प्राणियों को तो बस राम जी ही ठीक कर सकते हैं। गुस्से में ही अपनी बातों को कहते हुए सिया ने अब तक अपने पैरों से मंगल को एक जोरदार धक्का भी मार दिया था, जो लुढ़कते हुए सीधा एक सीढ़ी पर बावली में जा गिरा था। और तभी काफ़ी जल्दबाजी में सिया ऊपर सीढ़ियों को चढ़ते हुए दौड़ गई थी, जिसके पीछे मंगल भी बावली में ही खड़ा होते हुए काफ़ी जल्दबाजी में कहा था, तुम दोनों खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उस लड़की को। अगर आज वो हमारी पकड़ से भाग गई तो हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जहाँ उसका इतना कहना था कि उसके दोनों दोस्त सिया के पीछे ही दौड़ गए थे, तो वही मंगल भी अब तक बावली से बाहर निकल आया था, लेकिन सिया दौड़ते हुए उनसे काफ़ी दूर निकल गई थी। इस वक्त भले ही वो मंगल और उसके गलत मंसूबों पर भारी पड़ी थी, लेकिन बेतहासात भागती हुई सिया के चेहरे पर भी एक डर और घबराहट साफ नजर आ रहा था। और वो राध्या को ढूंढते हुए सामने से ही आ रहे राम से जा टकराई थी, लेकिन सिया एक डर से कांप उठी थी। उसे ऐसा लगा था जैसे वो मंगल से टकराई हो। तभी कानों में सुनाई देती राम की आवाज़, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो ही खुद के सामने राम को देख सिया की आंखें छलक आई थी और बेख्याली में ही राम के गले से जा लगी थी। वो अभी भी एक डर से कांप रही थी, यहाँ तक कि उसकी भारी होती सांसों के साथ उसकी आवाज़ भी काफ़ी लड़खड़ा रही थी। वो वो मंगल वहाँ पर। सिया, जस्ट रिलैक्स, पहले तुम शांत हो जाओ, जस्ट काम डाउन, फिर मुझे बताओ कि बात क्या है। आखिर तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? इस बार राम ने उसके दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा था। साथ ही इस वक्त उसके चेहरे पर भी हल्की घबराहट साफ नजर आ रही थी। अपनी नज़रों को खुद के चारों तरफ दौड़ाते हुए वह शायद सिया के डर, उसके घबराहट को जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंत में वो असफल होते हुए एक बार फिर से सिया की तरफ दौड़ देखते हुए इस बार अपनी हथेलियों से उसके चेहरे को पकड़ लिया था। सिया, व्हाट हैपेंड? प्लीज़ बताओ क्या हुआ है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है? प्लीज़ से समथिंग।
अब तक सिया को ऐसे देख राम के चेहरे पर भी एक घबराहट साफ नजर आ रहा था। तो वही सिया भी राम का साथ पाकर पहले से काफ़ी नॉर्मल हो चुकी थी। अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए अब तक उसके और मंगल के बीच हुई उन सारी बातों को बता दिया था, जिसे सुनते हुए राम का घबराया हुआ चेहरा अब काफ़ी गुस्से में नजर आ रहा था और सिया की कलाई को पकड़े वो भी उस बावली की तरफ बढ़ गया था। लेकिन वहाँ जाकर उसकी भौहें सिकुड़ चुकी थी क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। तो वही वहाँ का शांत माहौल देख सिया भी थोड़ी हैरान थी। एक क्षण के लिए उसे लगा कि शायद राम को उसकी बातें अब झूठी लगे, जिस वजह से बावली की सीढ़ियों पर अभी भी अपनी जूती को मौजूद देख सिया उस तरफ ही दौड़ गई थी। राम, हमारा यकीन कीजिए, हम जो भी कह रहे थे वो सब सच था। वो मंगल सच में हमारे साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। ये देखिए हमारी जूतियाँ, हमने इन्हीं से उसे। तो वही एक नज़र खुद की चारों तरफ देखते हुए राम उसकी तरफ बढ़ा और एक बार फिर से उसकी कलाई को पकड़ते हुए कहा, इट्स ओके, चलो अब घर चलते हैं। और सिया की कलाई को पकड़े हुए ही वो वहाँ से आगे बढ़ गया था। लेकिन इस बात से इस वक्त दोनों अनजान थे कि एक तरफ खड़े मंगल और उसके दोनों दोस्त, जिनके चेहरे पर एक घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसी घबराहट में ही मंगल अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करते हुए कहा, राम राम मैडम जी, एक बहुत भारी मिस्टेक हो गया। वो आज हम आपकी ज़िंदगी से सिया नाम का चैप्टर क्लोज करने ही वाले थे कि बीच में वो आपका बेटा राम आ गया। व्हाट? राम? राम वहाँ क्या कर रहा था? उसे उस पुराने मंदिर का लोकेशन किसने दिया था? तभी फ़ोन की दूसरी तरफ मौजूद रमा चौधरी ने चौंकते हुए कहा था। लेकिन उनकी बातों को सुन पास से खड़ी शताक्षी चौधरी लगभग अपने गले में फंसे थूक को निगलते हुए कहा, वो राम को मैंने ही वहाँ भेजा था, वो राध्या को वापस लाने के लिए। लेकिन भाभी, मुझे क्या मालूम था कि इस वक्त सिया भी वही गई है और ये मंगल का बच्चा आपके काम को भी वही अंजाम देने वाला है। जहाँ अभी शताक्षी का इतना कहना था कि रमा चौधरी इस वक्त उसे ही एकटक घूरती हुई नजर आने लगी थी, तभी फ़ोन के दूसरी तरफ मौजूद मंगल ने एक डर और एक झुंझलाहट के साथ आगे कहा, वो सब छोड़िए, अब ये बताइए कि अब हमें आगे क्या करना है। मंगल का इतना कहना था कि अब तक रमा चौधरी भी उसे अब आगे क्या करना है ये समझाते हुए उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया था। लेकिन उसे सुनते हुए अब तक शताक्षी के चेहरे पर भी एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। तो उधर दूसरी तरफ अभी भी सिया की कलाई को पकड़े राम घर के भीतर आया ही था कि सामने वेदिका को देख सिया की कलाई को छोड़ दिया था। तो वह वेदिका की भी नज़र इस वक्त राम की हथेलियों पर ही थी। तभी काफ़ी जल्दबाजी में ही राम की तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, राम, तुम राध्या को लाने गए थे ना? और इसके साथ ही उसने एक नज़र सिया को भी देख लिया था, जिसे देख सिया भी तुरंत वहाँ से अपने कमरे के भीतर चली गई थी। चेहरे पर एक खामोशी थी, तो वही ध्यान किसी सोच में उलझा हुआ था। तो उधर राम ने वेदिका की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो इस वक्त अच्युत के साथ है। फिर ये सिया, क्या ये भी तुम्हारे साथ गई थी? नहीं, ये तो रास्ते में। वेदिका की बातों का जवाब देते हुए राम ने शायद सिया के बारे में बताना चाहा था, लेकिन कुछ सोचते हुए उसने उन बातों को बदलते हुए आगे कहा, वेदिका, मैं थोड़ा फ्रेश होकर आता हूँ। और दूसरी तरफ बढ़ा ही था कि तभी पीछे से वेदिका ने उसे रोकते हुए कहा, राम, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। हाँ बोलो, राम ने कहा। तो वही वेदिका इस बार थोड़ा संकुचाते हुए कहा, राम, हमारे बीच में कोई तीसरा तो नहीं आ रहा है ना? लेकिन उसकी बातों को सुन राम की भौहें सिकुड़ चुकी थी, जिसे देख वेदिका ने आगे कहा, राम, इस वक्त तुम भी अच्छे से समझ रहे हो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद बुआ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। लेकिन राम खामोश था। तो वही इस बार वेदिका आगे बढ़कर उसके बाजुओं को पकड़ लिया था। राम, जब बुआ जी ने मुझे सिया की सच्चाई को बताया कि उसका और तुम्हारा रिश्ता
तुम लोगों के मर्जी के बिना ही बचपन में तय कर दिया गया था, जिसे तुम तो नहीं, लेकिन शायद सिया उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर ली है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन जब मैंने उन बातों पर विचार किया तो मुझे ये समझ में आया कि इस वक्त सिया की जो फीलिंग्स हैं वो गलत नहीं है। उसकी जगह कोई भी लड़की होती तो वो भी वही करती, वही सोचती। इनफैक्ट उसकी जगह मैं खुद होती तो शायद इस वक्त मैं भी काफ़ी तकलीफ से गुजर रही होती। लेकिन राम, यहाँ बात मैं तुम्हारी कर रही हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस वक्त काफ़ी कंफ्यूज हो, जैसे तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच एक जंग चल रही हो। लेकिन एक बात मैं पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, सिया अभी उतनी मेच्योर नहीं है, लेकिन हम दोनों हैं। इसलिए राम, अगर कभी भी तुम्हें लगे कि हमारा प्यार कमज़ोर पड़ रहा है या फिर तुम्हारा झुकाव सिया की तरफ ज़्यादा है, तुम बेहिचक मुझसे कह सकते हो। मैं चुपचाप बिना किसी सवाल जवाब किए तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। वेदिका, तुम ये अचानक से। इस वक्त वेदिका की बातों को सुन राम भी कुछ कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा ही था कि वेदिका ने उसे रोक भी दिया था। राम, प्रेस हाउस से कॉल आया था। मुझे अर्जेंट एक केस के सिलसिले में दिल्ली जाना होगा, इसलिए तुम्हारे पास भी 2 दिन का वक्त है। तुम आराम से बैठकर सोच लो। बाकी तुम्हारा जो भी फैसला होगा तुम बेहिचक मुझसे बता सकते हो, क्योंकि हम रिलेशनशिप में बाद में आए थे, लेकिन उससे पहले हम एक अच्छे दोस्त थे। इसलिए इस नाते से मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। इस बार अपनी बातों को कहते हुए वेदिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, और तभी आगे बढ़कर वह राम के गालों पर एक किस करते हुए दूसरी तरफ बढ़ गई थी। लेकिन पीछे रह गया राम इस वक्त एक सोच में डूब चुका था। शायद वो वेदिका की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, या शायद वो वास्तव में किसी एक नतीजे पर पहुंचना चाह रहा था। तो वही कुछ घंटे बाद दोपहर से शाम होने वाला था, इसलिए लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें भी गहरी होती जा रही थी। खासकर राधे श्याम जी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चिंतित व घबराए हुए से नजर आ रहे थे, क्योंकि कुछ घंटों में ही बारात आने वाली थी और उससे पहले ही सारी तैयारियां भी हो जाना चाहिए था, जिस वजह से इस वक्त वो काफ़ी व्यस्त भी नजर आ रहे थे। लेकिन उधर अपने कमरे में सिया अपने बेड पर बैठी किसी सोच में डूबी हुई थी कि तभी कमरे के भीतर आते हुए कंचन ने काफ़ी जल्दबाजी में कहा था, हे सिया, अब तुम किस सोच में डूबी हुई हो? बारात आने का वक्त हो चुका है, लेकिन तुम तैयार होने की बजाय। कंचन, इस वक्त मंगल कहाँ है? तभी अचानक से कंचन की बातों को बीच में काटते हुए सिया ने कहा था। लेकिन उसकी बातों को सुन कंचन थोड़ी हैरान थी। तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? वो तो कल शाम में ही अपनी मौसी के यहाँ कानपुर गए हुए हैं और शायद 2 दिन बाद ही लौटेंगे। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जहाँ इस बार कंचन की बातों को सुन सिया अब तक काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। एक क्षण के लिए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मंगल, कानपुर, लेकिन ये कैसे हो सकता है? तभी कुछ सोचते हुए सिया ने कहा था, और इस बार अपनी गर्दन को ना में हिलाते हुए उसने आगे कहा, नहीं कंचन, मंगल कानपुर में नहीं, इस वक्त वो यही अयोध्या में है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज वो मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी से भी पेश आया था। इतना कहते हुए सिया ने अब तक कंचन को उस वक्त हुए उन सारी बातों को बता दिया था, जिसे सुन कंचन हैरानी में एकटक सिया को ही देख रही थी। जुबान पर एक खामोशी थी, जैसे अब वो समझ न पा रही हो कि अब उसे सिया की बातों का क्या जवाब देना चाहिए। तो वही सिया भी अपनी बातों को कहते हुए अब तक काफ़ी परेशान नजर आने लगी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।